चलिए दोस्तों, मानव संबंध सिद्धांत को देख लेते हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को पढ़ेंगे। तो संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की कमियों के विरुद्ध 1930 में मानव संबंध सिद्धांत का विकास हुआ। कब? 1930 में मानव संबंध सिद्धांत का विकास हुआ। तो टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर आदि शास्त्रीय विचारकों ने संगठन के औपचारिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान दिया और संगठन में मानव तत्वों की उपेक्षा की। तो जो ट्रेडिशनल थिंकर थे, फॉर एग्जांपल टेलर, फेयोल, गुलिक, उर्विक, मैक्स वेबर, इन्होंने एक प्रकार से जो फॉर्मल एस्पेक्ट है संगठन का, उस पर ज्यादा फोकस किया और इनफॉर्मल जो एस्पेक्ट है या मानव रिलेशन का जो है ना, इनफॉर्मल जो एस्पेक्ट है या अनऑफिशियल एस्पेक्ट है जो ह्यूमन रिलेशन से रिलेटेड है, मानव पर से का रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको इग्नोर किया गया। अतः उन्होंने संगठन केवल यांत्रिक पक्ष पर ही जोर दिया और संगठन में मानव के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों पर महत्व नहीं दिया। तो शास्त्रीय सिद्धांत की इसी कमी के प्रतिक्रिया स्वरूप मानव संबंध सिद्धांत का जन्म हुआ। मानव संबंध सिद्धांत टेलरवाद के प्रतिक्रिया स्वरूप आया। मानव संबंध सिद्धांत को अनौपचारिक सिद्धांत, नवशास्त्रीय सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत भी कहा जाता है। एल्टन मायो ने इसे चिकित्सीय यानी डॉक्टरी विधि दृष्टिकोण कहा। संगठन में कार्यरत लोगों के बीच व्याप्त अनौपचारिक संबंधों की व्याख्या करने वाले इस सिद्धांत का संबंध संगठन के कानूनी तत्वों से नहीं बल्कि नैतिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों से है। इस सिद्धांत में व्यक्तियों एवं उनकी अभिप्रेरणाओं पर बल दिया जाता है। अमेरिकी समाजशास्त्री एल्टन मायो को मानव संबंध दृष्टिकोण का पिता कहा जाता है। किसको? एल्टन मायो को। रोथ लिसबर्जर, मेरी पार्कर फॉलेट, विलियम जे डिक्सन, ई वार्नर, एल जे हैंडरसन इसके अन्य प्रमुख समर्थक हैं। मानव संबंध सिद्धांत की मूल परिकल्पना यह है कि व्यक्ति के तौर पर श्रमिक और उसके कार्य समूह के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व देना चाहिए। मानव संबंध शब्द तात्पर्य श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के संबंधों से है जो विधि मानदंडों द्वारा नियमित नहीं होते बल्कि अनौपचारिक होते हैं। ये उनके संबंधों के नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं से संबंधित होते हैं। मानव संबंध सिद्धांत के मूल विचार 1920 व 30 के दशक में एल्टन मायो द्वारा प्रतिपादित किए गए। उनके अध्ययन संगठन के सिद्धांत में एक वैचारिक क्रांति माने जाते हैं। इस क्रांति का निचोड़ था संगठन के सिद्धांत को एक सामाजिक व्यवस्था मानना। यह सिद्धांत कार्यरत सामाजिक तत्वों और भावनाओं पर बल देता है। हैथॉन प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया गया कि संगठनों में अनौपचारिक समूह व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस विचारधारा का सार इसमें है कि इसके द्वारा मनुष्यों, मानवीय प्रेरणाओं, अनौपचारिक समूह कार्य पद्धति पर विशेष बल दिया गया। मेयो की पुस्तकें, पहली है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1993 में आती है, 1933 में आती है द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। दूसरी है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1945 में, और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1947 में। एल्टन मायो के प्रयोग, तो उन्होंने पहला फर्स्ट इंक्वायरी प्रथम प्रयोग किया 1923 में कपड़ा मिल फिलाडेल्फिया में। फिर उन्होंने हैथॉन एक्सपेरिमेंट किए 1924 से लेकर 32 तक, ये डेट भी याद रखिएगा, 1924 से 32। वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, हैथॉन नगर, यूएसए, ये कंपनी का भी नाम याद रखिएगा। फिर अनौपचारिक उद्योगों में अनुपस्थितिवाद का इन्होंने एक प्रकार से प्रयोग किया 1943 में। तो अनौपचारिक संगठन व मानवीय व्यवहार पर इन्होंने बल दिया। तो हैथॉन प्रयोग ये 1924 से 1932 के बीच देखे जा सकते हैं। तो हैथॉन प्रयोग मानव संबंध सिद्धांत के आधार हैं। यह प्रयोग 1920 के दशक के अंत में हुए। इन अध्ययनों ने शास्त्रीय सिद्धांतों की मान्यताओं को हिला दिया। इसने औपचारिक, यांत्रिक और आर्थिक मानव की धारणाओं को अस्वीकार करते हुए मानव संबंधों पर बल दिया। हैथॉन प्रयोग अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के शिकागो शहर के समीप हैथॉन नामक स्थान पर स्थित विशाल संयंत्र में किए गए थे। एल्टन मायो व रोथ लिसबर्जर इन प्रयोगों से जुड़े हुए प्रमुख शोधकर्ता थे। इन प्रयोगों ने डेविड रिकार्डो की रेबल हाइपोथेसिस का यह मानना है कि बड़े असंगठित समूह केवल अव्यवस्था फैलाते हैं को ध्वस्त कर दिया, जो मनुष्य को असंगठित लोगों का ऐसा झुंड मानते हैं जो केवल स्वार्थ से संचालित होता है। एल्टन मायो ने
रॉबर्ट ओवन की उस मान्यता को पुनः जीवित कर दिया जो उद्योगपतियों से यह अपेक्षा करती है कि मशीन से ज़्यादा ध्यान श्रमिकों पर दीजिए। मैं उन्हें इसे हर्ड हाइपोथेसिस नाम दिया, जो भीड़ परिकल्पना रेबेल हाइपोथेसिस की विरोधी है। इसका मुख्य सार यही है कि उद्योग व्यक्तियों के लिए है, ना कि व्यक्ति उद्योगों के लिए। तो व्यक्ति उद्योगों के लिए है ऐसा नहीं है, उद्योग व्यक्तियों के लिए है ऐसा है। तो चूंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोगों को दिन रात काम करने के लिए एकदम मजबूर किया गया। ह्यूमन रिलेशन की परवाह नहीं की गई, ना तो वर्किंग कंडीशन अच्छी थे, ना लोगों को आपस में बात करने ही दिया जाता था। इतना टाइम नहीं होता था उनके पास। 18 घंटे आपको काम करने हैं, तो आप कहाँ ही एक दूसरे से सुख दुख बांट पाओगे। लेकिन एल्टन मायो ने बेसिकली जो हैथॉन एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से ये सिद्ध किया कि अगर जो कोई कंपनी है जो लोगों को लिवरेज देती है इन द सेंस कि लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने का मौका देती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों का जो एक प्रकार से अंडरकरेंट डेवलप हो जाता है, एक दुर्भावना डेवलप हो जाती है, वो दबी रहती है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। वो दबी हुई फीलिंग हमेशा नहीं बनी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर लोग आपस में मिलेंगे तो चलो अपने बॉस को अगर गरिया भी लेंगे तो कम से कम उनके अंदर वो भावना तो हट गई ना, एक बार गरिया ली, थोड़ा सा उनको संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ये कुंठा है ये बहुत तीव्र और एक ज्वालामुखी का रूप ले लेगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी है कि ह्यूमन रिलेशन पर जोर दिया जाए। एल्टन मायो, यदि हमारे तकनीकी कौशल के साथ साथ सामाजिक कौशल भी विकसित हो गया होता तो द्वितीय विश्व युद्ध न होता। सामाजिक कौशल विकसित नहीं हो पाया था, लोग एक दूसरे से मिलजुल नहीं पा रहे थे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे। अब हैथॉन जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसमें बहुत सारे स्टेप फॉलो किए गए थे। तो पहला था महान प्रकाश प्रयोग, ये 1924-27 तक चला। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम प्रयोग 1927 में हुआ। फिर व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम 1928 से 31 और बैक वायरिंग प्रयोग 1931 से 32 के बीच में हुआ। तो पहला है महान प्रकाश व्यवस्था प्रयोग, ग्रेट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट 1924 से 27 तक। प्रकाश के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन का प्रभाव इसमें आंका गया। तो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को अलग अलग प्रकाश कंडीशन में काम करने को कहा गया, इन द सेंस कि पहले कमरे की लाइट ऑप्टिमम की गई, जिसमें मतलब एक ऐसी ऑप्टिमम प्रकाश जो समानतः रहता है कोई भी वर्किंग कंडीशन में। फिर धीरे से जो लाइट है उसको कम कर दी गई, फिर और कम कर दी गई। लेकिन जब ये देखा गया कि जैसे जब ऑप्टिमम लाइट थी तब भी लोगों का प्रदर्शन जो था जब लाइट को कम कर दिया गया फिर भी उनका जो प्रदर्शन था एक्सपेक्टेड लाइन के इर्द गिर्द ही था। जब ऑप्टिमम प्रकाश था तब भी इर्द गिर्द ही था। तो लाइट को भले ही कम कर दिया गया लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है गिरा नहीं इन द सेंस। तो इसका कारण पूछा गया, जिसका कारण ये निकल कर आया कि लोगों को थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी गई। ऑटोनॉमी इन द सेंस कि लोग आपस में बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते थे। तो वो उनका ध्यान, हमने एक जगह ऐसा पढ़ा भी था कि अगर हम अपने काम से खुश नहीं होंगे तो फिर हम बाहर चीज़ों को देखेंगे और बाहर कमी निकालेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इसी लोक प्रशासन में ही हमने पढ़ा था आई थिंक। तो जब लोग अपने काम से प्यार करते हैं, जब लोगों को एक है ना सहचर्य मिल जाता है, तो लोग बाहरी कंडीशन को भूल जाते हैं और उनका जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है वो निकल कर सामने आती है, चाहे वर्किंग कंडीशन कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वर्किंग कंडीशन हमें असंतुष्ट होने से बचाती है, हमें संतुष्ट नहीं करते। संतुष्ट क्या करेगा? हमारी स्वयं की प्रोडक्टिविटी। फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927-28 के बीच में हुए। काम व कार्यस्थल की स्थितियों का उत्पादन पर प्रभाव देखा गया। निष्कर्ष क्या निकला कि उत्पादन में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण है, ना कि काम की भौतिक परिस्थितियां। तो बेसिकली विभिन्न वर्किंग कंडीशन, एक कमरे में लोगों को बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन दी गई, एसी लगाया गया, फलाना ढिकाना, मतलब सारी सुख सुविधाएं दी गई, और दूसरे में कम दिया गया। लेकिन एक प्रकार से जिस रूम में सभी प्रकार की सुविधा दी गई वर्कर्स को, वहां पर लोगों को आपस में मिलने जुलने का काम नहीं दिया गया, यानी कि आपस में लोग मिलजुल नहीं सकते थे, मशीन की तरह काम बस करते थे वो। और दूसरे रूम पे जहां पर वर्किंग कंडीशन ठीक ठाक थी वहां पर लोग आपस में बातचीत कर सकते थे, एक दूसरे का सुख दुख जान सकते थे। लेकिन ये देखने को मिला कि दोनों की जो वर्किंग प्रोडक्टिविटी थी बराबर थी। ऐसा क्यों हुआ? ये बात है। व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम
मानवीय अवेद तथा भावना प्रयोग, तो ह्यूमन एटीट्यूड एंड एक्सपेरिमेंट सेंटिमेंट एक्सपेरिमेंट 1928-31 के बीच में हुआ। स्थितियों में परिवर्तन नहीं, मेयो उनके दल ने साक्षात्कार के माध्यम से श्रमिकों के केवल विचार जाने, इससे भी उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अध्ययन दल से इस शोध में मानवीय व्यवहार एवं भावनाओं को बातचीत द्वारा जानने का प्रयास किया गया। तो बेसिकली इसमें ये किया गया था कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उनको इंडिविजुअल बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आपके अंदर जो भी भड़ास है आपके बॉस के प्रति, वर्किंग कंडीशन के प्रति, किसी के प्रति, आप कह डालिए, और आप कहेंगे तो आपको कोई जुर्माना नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, बस आप कहिए। तो जब एक वर्कर्स ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा उसके प्रोडक्टिविटी पर। तो ये एक प्रकार से व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किया गया था। साक्षात्कार में 3 प्रकार की शिकायतें आई। कौन कौन सी? भौतिक धन संबंधी, यानी एक प्रकार से मनी या जो वेजेस हैं उनको लेकर शिकायतें आई। फिर मनोवैज्ञानिक मानसिक तनाव संबंधी जो समस्याएं आई उनको बताया गया। और निजी व पारिवारिक मेयों ने इन निजी शिकायतों को निराशाजनक स्वप्न, पेसिमिस्टिक रिविटीज कहा। निष्कर्ष, तो उत्पादन की भौतिक परिस्थितियों की बजाय मानवीय व्यवहार व भावनाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। सामाजिक संगठन या बैंक वायरिंग प्रयोग, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट 1931-32 के बीच में हुआ। तो इन प्रयोगों को ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी कहा जाता है। इस प्रयोग में अनौपचारिक संगठन का महत्व उजागर हुआ। यह प्रयोग मेयो द्वारा हाइथॉन संयंत्र में किया गया अंतिम प्रयोग था जो समूह के व्यवहार के विश्लेषण पर आधारित था। यह अध्ययन दल ने अवलोकन के द्वारा समूह व्यवहार को जांचा। श्रमिकों के अनौपचारिक समूह के मानक व नियम, तो बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे रेट बस्टर कहा जाता है, यानी सेखीबाज कहा जाता है। एक नियम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो ट्रेड्स यूनियन होते हैं वो अपना वर्कर्स अपना नियम बना के चलते हैं, बहुत अधिक काम नहीं करना चाहिए। अगर जो ऐसा कोई करता है कोई व्यक्ति तो उसे रेट बस्टर कहा जाता है। तय स्टैंडर्ड यानी मानक से कम काम करने वाले को चिजलर कहा जाता है, यानी धोखेबाज कहलाता है, वो चिजलर कहलाता है। जो साथियों के सुपरवाइजर से शिकायत करता है उसे स्क्वेलर कहा जाता है, यानी भेदिया या मुखबिर कहलाता है। किसी को भी साथियों से सामाजिक दूरी नहीं रखनी चाहिए, ना ही कार्यालयी व्यवहार करना चाहिए। निरीक्षक जैसा व्यवहार ना करे। इसका क्या निकला कि सामाजिक संबंध पहले हैं, उत्पादन बाद में है, यानी लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, उनके आपस के सुख दुख पहले हैं और ऑर्गेनाइजेशन के हित प्रॉफिट बाद में आते हैं। तो लोग पहले अपना हित देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का बाद में हित देखा जाता है, ठीक है ना। अब परिणाम क्या निकले हैथॉन एक्सपेरिमेंट के? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे मशीन के समान नहीं समझा जाना चाहिए, जैसा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उसमें लोगों को समझा गया था। कार्यस्थल पर या जो एक प्रकार से मैकेनिकल थ्योरी या जो ट्रेडिशनल थ्योरिस्ट थे उन्होंने ऐसा माना था, वो भी गलत था, है ना। आगे चल के हम लोग टेलर के बारे में पढ़ेंगे, उसका मैकेनिकल थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें वो केवल लोगों को मशीन की तरह ही ट्रीट करता है, जो कि गलत था। कार्यस्थल पर सामाजिक मनोवैज्ञानिक तत्व श्रमिकों के कार्य मनोबल व उत्पादन को प्रभावित करते हैं, न कि भौतिक पक्ष। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था। श्रमिकों के उत्पादन, व्यवहार, मनोबल तथा प्रेरक शक्ति के रूप में केवल आर्थिक तत्व ही भूमिका नहीं निभाते, अपितु अभौतिक तत्वों का भी महत्व होता है। सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्य विभाजन, विशेषीकरण ही आवश्यक कुशल दृष्टिकोण नहीं है, सामाजिक कौशल अधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के व्यवहार पर समूह के प्रभाव के महत्व को स्पष्ट एवं प्रभावी ढंग से वर्णित किया है। इन प्रयोगों ने औपचारिक संगठन में मौजूद अनौपचारिक संगठनों के महत्व को सिद्ध किया। अब फीचर्स क्या हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के? शास्त्रीय सिद्धांत द्वारा दिए गए आर्थिक मानव की यानी इकोनॉमिक मैन की जो धारणा है को मानव संबंध सिद्धांत ने एक जबरदस्त चुनौती दी। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अलग है। यह इस बात पर जोर देता है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य समूह का एक कार्य करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि श्रमिकों के व्यवहार को निर्धारित करते हुए कार्य समूह और अन्य सामाजिक घटकों पर विचार करना चाहिए। इस सिद्धांत के विद्वानों ने निम्न 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया। पहला, व्यक्ति महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक संगठन, और तीसरा है सहभागी प्रबंध। व्यक्ति महत्वपूर्ण है इन द सेंस कि यह प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षणता पर बल देता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रत्येक श्रमिक अपनी दृष्टि, विश्वासों और जीवन सम्मत मार्गों के साथ ही अपनी निपुणता, तकनीक, सामाजिक और तार्किक गुणवत्ता को अपने कार्य के साथ जोड़ता है। अनौपचारिक संगठन
यह सिद्धांत अनौपचारिक संगठन पर बल देता है। यह कार्य समूह के सामाजिक आयामों को भी महत्व देता है। यह पाया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने समूह के साथ रहता है। सहभागी प्रबंध, तो यह व्यक्ति और कार्य समूहों पर बढ़े हुए दबाव के कारण सामने आया है। यह वास्तव में श्रमिकों की कार्य दशाओं से संबंधित निर्णय लेने संबंधी अधिकारों में भागीदारी की व्याख्या करता है। स्मरणीय है कि इस सिद्धांत और टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में अंतर है। टेलर ने तर्क दिया कि कार्य विभाजन में केवल विशेषज्ञ ही सफल हो सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। कार्य की विशेषता का निर्णय उच्च प्रबंधक करते हैं, न कि मजदूरों द्वारा। परंतु मानव संबंध सिद्धांत में श्रमिकों की प्रभावी एवं सक्रिय भागीदारी अर्थात प्रबंध संबंधी निर्णय लेने में भागीदारी प्रभावी साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इन द सेंस कि न केवल मैनेजमेंट का काम महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्कर्स को भी आप पार्टिसिपेशन इंश्योर करिए मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ही सारी चीजें संभाल लेगा, ऐसा नहीं है, वर्कर्स की भी कहीं न कहीं भूमिका है। अतः कार्य में परिवर्तन के पूर्व संगठन में कार्यरत श्रमिकों से सलाह ली जानी चाहिए। मानव संबंध उपागम के कुछ सिद्धांत हैं। व्यक्ति के महत्व का सिद्धांत, सामान्य हित का सिद्धांत, अनौपचारिक संचार का सिद्धांत जैसे ग्रेप वाइन का संचार। फिर ग्रेप वाइन सिद्धांत क्या है आपको पता है? ग्रेप वाइन संचार, तो बेसिकली जो ग्रेप वाइन संचार है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है, ये इनडायरेक्ट वे है कम्युनिकेशन करने का, कम्युनिकेशन करने के, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान करने का ये अप्रत्यक्ष तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब हंसी मजाक में कोई चीजें कह देते हैं, हंसते हंसते कह देते हैं किसी चीज को, या गॉसिप होती है जब हमारे जब कोई ऑफिस वगैरह में होती गॉसिप होती है, उसके माध्यम से जब सूचनाएं फैल जाती हैं ना, आग की तरह, ये है तरीका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। तो अनौपचारिक संचार का सिद्धांत जैसे ग्रेप वाइन संचार। फिर कर्मचारी सहभागिता का सिद्धांत, टीम वर्क व सामूहिक प्रयत्नों के प्रोत्साहन का सिद्धांत और स्वनिर्णय का सिद्धांत। अब ह्यूमन रिलेशन जो थ्योरी है उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, उसको देख लेते हैं। तो मानव संबंध उपागम जो कि मानवतावादी विचारकों का समर्थक है, एक लोकप्रिय उपागम है, फिर भी इसकी पीटर एफ ड्रकर, सेफर्ड, एलेक्स कैरी, लॉरेन बारिज, स्कॉट रोजमेन, एटिजियोनी, डेनियल बेल, बेंडिक्स ईवी तथा मैकनेयर द्वारा इसकी कटु आलोचना की गई। प्रबंध चिंतन के पितामह पीटर एफ टकर का कहना है कि मानव संबंध उपागम में आर्थिक आयाम को छोड़ दिया गया। द हैथॉन प्रयोगों में सारा ध्यान व्यक्तिगत संबंधों पर लगाया गया है, न कि कार्य की प्रकृति पर। यूनाइटेड ऑटो मजदूरों ने मेयो आदि को भीरू समाजवादी यानी काउ सोशलॉजिस्ट कहा। कंट्रीब्यूशन क्या है मेरी पार्कट फॉलेट का? मानव संबंध विचारक की प्रमुख चिंतक मैरी पार्कट फॉलेट को मेल-जोल तथा समूह चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। मेल-जोल तथा समूह चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। वह प्रशासनिक विचारकों के क्षेत्र की प्रथम महिला अग्रदूत है। प्रबंध के संबंध में अनेक विचार उसकी कृति डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित हुए। एमपी फॉलेट को संगठन के शास्त्रीय दृष्टिकोण और व्यवहारवाद मानव दृष्टिकोण के बीच मेल-जोल तथा समूह चिंतन का अग्रदूत माना जाता है। डेनियल ए रेन के द्वारा के शब्दों में ऐतिहासिक अनुक्रम में फॉलेट वैज्ञानिक प्रबंध के दौरान प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि दार्शनिक दृष्टि से वे सामाजिक मनुष्य युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अपने समकालिक सिद्धांतवादियों के विपरीत फॉलेट ने संगठन को एक सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासन को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। उन्होंने सर्वप्रथम प्रशासन और प्रबंध के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पक्षों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने संगठन के मानव आयाम का प्रतिपादन किया। इस प्रकार उन्हें संगठन के मानव व्यवहार दृष्टिकोण के विश्लेषण का अग्रदूत माना जाता है। संगठनात्मक व्यवहार में उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के महत्व को स्वीकार किया। फॉलेट ने शास्त्रीय दृष्टिकोण पर संगठन के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्ष की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। शास्त्रीय विचारधारा क्या है और मानव संबंध विचारधारा क्या है, उसमें अंतर देख लेते हैं। शास्त्रीय विचारधारा ये औपचारिक संगठन पर जोर देती है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देती है, जबकि जो मानव संबंध विचारधारा है ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर जोर देती है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन पर जोर देती है। फिर जो शास्त्रीय विचारधारा है ये संगठन तार्किक एवं अवैयक्तिक व्यवस्था है ऐसा मानता है। इसमें संगठन भावनात्मक एवं सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। फिर श्रमिक आर्थिक मानव है यानी इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक मैन है। जबकि इसमें श्रमिक सामाजिक मानव है, सोशल एनिमल है। फिर जो शास्त्रीय विचारधारा है इसमें संगठन के भौतिक या यांत्रिक पहलुओं पर बल दिया गया है, जबकि जो मानव संबंध विचारधारा है इसमें संगठन के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बल दिया गया।
फिर जो शासी विचारधारा है, इसमें पर्यवेक्षण की निरंकुश शैली की बात की गई, इसमें लोकतांत्रिक शैली की बात की गई है। संगठन की कार्यकुशलता सिद्धांतों पर निर्भर है, क्योंकि मानव संबंध विचारधारा में संगठन की कुशलता मानव संबंधों, कर्मचारी संतोष व उत्साह पर निर्भर है। इसमें टॉप टू डाउन सत्ता चलती है, अथॉरिटी चलती है। इसमें डाउन टू टॉप या बॉटम अप अप्रोच का इसमें प्रयोग किया जाता है।